हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। इग्नाइट क्लासेस जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन एकदम लो कॉस्ट या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है यूट्यूब पे। तो आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 क्लासेस में अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखा था। उसके नेक्स्ट क्लासेस में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे टॉपिक्स को कवर अप किया था। उससे पहले फिर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल को देखा था। तो एक एक करके हमने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है, बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया है। आज का क्लासेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बोर्स एटॉमिक मॉडल को। बोर्स एटॉमिक मॉडल ये तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि तू एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि किसी तरीके का प्रॉब्लम तुम्हें देखने को ना मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लोगे ताकि हर एक वीडियो तुमसे मिस ना हो पाए। देखो, बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है, नाम से ही क्लियर है कि ये मॉडल दिया किसने था। तो ये मॉडल दिया था नेल्स बोर ने। किसने दिया था? नेल्स बोर ने ये मॉडल दिया था। तो देखो, नेल्स बोर ने 1993 में एक मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया था। किसके बेसिस पे? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग? कि हर एक एनर्जी पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस मॉडल के वो क्या क्या है, आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इन एन एटम, एक एटम के अंदर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्किट, है ना, एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है। उस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ऑर्बिट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? ऑर्बिट के नाम से। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट में हमें दिया है कि ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट एनर्जी एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल, है ना। यहाँ पर लेवल छूट गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनर्जी लेवल। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है, किसी भी ऑर्बिट में मूवमेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। अब जो एनर्जी लेवल होता है उसका नंबरिंग आप कर सकते हो 1 2 3 4, है ना। ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हो, या फिर इसी को आप KLMN ऐसे के बेसिस पे भी शो कर सकते हो, है ना। ऐसे के बेसिस पे भी तुम इसे को क्या करते हो? शो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो KLMN, है ना। इस टाइप से तुम इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में शो कर सकते हो। अब ये दिखता कैसा है? आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो दिखाई कैसे देते हैं। जैसे सपोज करो कि ये है तुम्हारा न्यूक्लियस और ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट, अच्छा सर्कल बनाया मैंने, है ना। ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, बहुत बकवास सर्कल बनाया मैंने। और ये सपोज कर लो है थर्ड ऑर्बिट, है ना, थर्ड ऑर्बिट। और ये सपोज कर लेना कि ये है तुम्हारा कौन सा? फोर्थ ऑर्बिट। कौन सा है? फोर्थ ऑर्बिट। ये जो है वो तुम्हारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4। यहां से इसको ऐसे गैप करते हैं, इधर से इसको ऐसे गैप करते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे इसका नाम लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका K, ये होगा L, ये होगा M और ये होगा N, है ना। इस तरीके से ऑर्बिट का तुम नाम लिखते हो। ऑर्बिट के नाम के साथ साथ इसका एक और नाम होता है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है? 4 है। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 है। अब इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हुआ, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हुआ तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, है ना। एक ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? दैट इज 2n स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे तुम किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें बताता है बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर तुम n का वैल्यू फर्स्ट पुट करो, है ना, इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो n के प्लेस पे 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे। जब n का वैल्यू 2 होगा तो 2 2 का स्क्वायर, तो इसमें केसेस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब n का वैल्यू 3 होगा तो उस केसेस में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे।
कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस बेसिस पे तुम इसको समझ सकते हो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फटाफट से इसको तुम नोट डाउन कर लोगे। कर लिया नोट डाउन? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे के पोस्टुलेट्स हमारे क्या है उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। पोस्टुलेट्स नंबर 3 में देखो क्या है, ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जिस ऑर्बिट में वो मूवमेंट कर रहा है, जैसे ये है, अब इस यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं mvr। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ये जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का, है ना। यानी mvr इक्वल्स टू क्या होगा, nh/2π। क्या होगा, nh/2π। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल। यही चीज हमें यहां पर दिया हुआ है, जहां पर n जो है वो किसको शो करेगा, n का वैल्यू होगा 1 2 3 4, यानी कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी लेवल को ये जो है वो शो करता रहेगा। ठीक है, जहां पर m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, v क्या है, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, r क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या है r, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो प्रेजेंट है। h जो आपको दिखा रहा है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड, है ना, 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। ठीक है, इस तरीके से जो होता है इसका यूनिट प्रेजेंट होता है। फटाफट से इसको तुम नोट डाउन कर लोगे। कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन, ठीक है ना। चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसका रूल नंबर 4 पढ़ते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्चुअल में है क्या। 3 अभी तक हमने पढ़ दिया है। चौथा में देखो क्या है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स तब तक प्रेजेंट होगा, है ना, इट्स नाइदर एब्जॉर्ब नॉर लूजेस एनर्जी एंड दिस एनर्जी देयरफॉर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एक ऑर्बिट है, जैसे सपोज करो कि ये एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तब तक प्रेजेंट रहेगा जब तक ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी रिलीज करता है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, अगर एनर्जी रिलीज करा जाएगा तो फिर वो लोअर ऑर्बिट में जो है वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब यही है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी सप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी only in the fixed amount as quanta and jump to the higher energy। वही मैंने बोला था कि जब एनर्जी जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, और जस्ट इसका अपोजिट, है ना, जस्ट इसका अपोजिट होगा कि जब वो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, है ना, कि एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, द इलेक्ट्रॉन्स में जंप बैक टू द लोअर एनर्जी, है ना, वो क्या करेगा, फिर से अपने लोअर एनर्जी में पहुंच जाएगा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा कि चेंज इन एनर्जी क्या होगा, डेली क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा दैट इज E2 - E1। क्या होगा, दैट इज E2 - E1। ये होगा चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला, है ना, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला ये सिंपल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार तुम नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, अचीवमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले ना कुछ टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। जैसे इन्होंने रेडियस के बारे में बताया था कि रेडियस कितना होता है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक्चुअल में रेडियस जो है वो कितना प्रेजेंट होता है, यानी एक ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है। ठीक है, तो आ जाओ रेडियस को डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना, है ना, क्या है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का, है ना, रेडियस कितना होगा, इसके बारे में अभी हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में रेडियस कितना होता है। ठीक है, चलो देखो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किसी भी ऑर्बिट में मूवमेंट करता है। ऐसे सपोज कर लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ इस टाइप से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से मूवमेंट कर रहा है। अब सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं रखो, इधर रख दो, यहाँ से ज्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, v वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करेगा। इसका ये वाला पार्ट कौन सा होगा, रेडियस होगा, जिसको हम लोग r के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको e बोलेंगे, और जो सेंटर होता है ना, सेंटर, उस पर क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है Ze, यानी कि इसका चार्ज होगा Ze, इसका चार्ज होगा E, इसका वेलोसिटी होगा v। क्या होगा, वेलोसिटी v होगा। ठीक है,
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है किसी ऑर्बिट में, ये तभी मूवमेंट कर सकता है, सुनना अच्छे तरीके से, तभी मूवमेंट कर सकता है जब इसका एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये इक्वल हो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F = K Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई r², है ना, डिवाइड बाई r²। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स वर्क कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर हो गया K, Q1 × Q2, Q1 क्या है, Q1 है हमारा Zd, और Q2 क्या है E, डिवाइडेड बाई क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि कितना r², कितना r², ठीक है। यहाँ r से इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहां से आ गया क्या, mv² = K ZE² डिवाइडेड बाई क्या, r, डिवाइडेड बाई क्या, r आ गया, ठीक है। यहां से हमारे पास आ गया mv² = K ZE² r, ठीक है। एंड इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं। एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं कि mvr जो होगा वो इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है nh/2π, किसके अकॉर्डिंग, तो बोर्स मॉडल के हिसाब से। किसके हिसाब से, बोर्स मॉडल के हिसाब से, ठीक है। बोर्स मॉडल के हिसाब से क्या होता है, mvr जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यहां से हम लोग v निकालें तो v = क्या आएगा, nh/2π, है ना, nh/2π और ये mr नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, mr नीचे आ जाएगा, समझना। ये होता है किसके अकॉर्डिंग, बोर्स मॉडल के हिसाब से क्या होता है mvr, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। तो उस बेसिस पर यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से v² निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर v² निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, v² = क्या निकलेगा, बता देना, साथ साथ बताओ, v² = m डिवाइड में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, KZE² डिवाइडेड बाई mr आ जाएगा ना। ये किसका इक्वल होगा, ये हो जाएगा v² के इक्वल, ठीक है, ये किसके इक्वल, v² के इक्वल। अब यहां पर भी हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, यानी इसको भी v² करेंगे और इसके प्लेस पे ये वाला वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, इस वाले पार्ट को मैं मिटा दूं, इस वाले पार्ट को मैं मिटा दूं, मिटाने से अच्छा इसको छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूं। ओ भाई क्या हो गया, देखो इसको छोटा करना है हमें, कोई नहीं दूसरा पेज ले लेता है, ठीक है, कोई नहीं, अभी हो नहीं रहा है, ठीक है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक हमने कर रखा था v = इतना, इसका स्क्वायरिंग करना है हमें, क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग करना है ना, इसका स्क्वायरिंग करना है। आ जाओ स्क्वायरिंग करते हैं। v का स्क्वायर क्या होगा, पहले v = लिख दे, v = हमारे पास था NH ऐसा कुछ था क्या, एक बार देख लें, यहां पर था, इसका स्क्वायरिंग करते तो ये होता v², तो ये होता n², h², ये 2 का स्क्वायर 4, पहले v = लिख लेते हैं nh/2π mr, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, nh/2π mr, है ना, एक बार देख ले ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। v = nh/2π mr, 2π mr, ठीक है। अब यहां पर करेंगे हम लोग क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड करने पर v का स्क्वायर क्या होगा, v², n का स्क्वायर क्या होगा, n², h का स्क्वायर क्या होगा, h² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, पाई का स्क्वायर क्या होगा, π², m का स्क्वायर क्या होगा, m², r का स्क्वायर क्या होगा, r², है ना, r का स्क्वायर क्या होगा, r² हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखना, यहाँ पर v² का वैल्यू है KZE² mr, पुट कर लो यहाँ पर, पुट कर लो यहाँ पर, क्या होगा, KZE² बाई क्या, mr, बाई क्या, mr इज इक्वल टू क्या होगा, n² h² डिवाइडेड बाई 4 π² m² r², है ना, m² r², ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब उसके बाद ठीक दिख रहा है ना, हाँ स्मार्ट दिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो
अब यहाँ से कुछ कुछ अगर टर्म कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं इसको, जैसे r से इसका स्क्वायर कैंसिल, m से इसका स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और कुछ तो कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें, कोई बात। ये r को पकड़ के इधर लाते हैं तो r इज इक्वल्स टू ये kz स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m और ये आ जाएगा kz स्क्वायर, kz स्क्वायर। और ये जो होगा वो आपका रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस को हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट को n में ले रखा है, इसीलिए ये होगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या होगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है वो तुम्हें मिलेगा क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m kz स्क्वायर। ये है आपका एक्चुअल में जो बोर्स ने रेडियस जो है वो कैलकुलेट किया था, ठीक है। जो बोर्स ने रेडियस कैलकुलेट किया था वही जो है ये आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। इसमें अगर आप देखो तो ये पार्ट आपका कांस्टेंट होगा, ये पार्ट आपका कांस्टेंट होगा, ये पार्ट आपका कांस्टेंट होगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है ना। z ये तो आपका अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगा। e जो होता है ये भी आपका कांस्टेंट है ना। तो बहुत सारे कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पर, पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो, तुम इसको करो जल्दी से, फटाफट से नोट डाउन करो। कर लिया नोट, कर लिया नोट, चलो ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक साइड रखते हैं। क्या करते हैं, जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक साइड रखते हैं। तो हमारे पास आएगा Rn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये h है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 कांस्टेंट टर्म है, पाई कांस्टेंट टर्म है, पाई स्क्वायर है ना, m k z तो कांस्टेंट ही है, एटॉमिक नंबर e स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, इनटू का क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई का क्या z, बाई का क्या z, ठीक है। इसका वैल्यू अगर तुम पुट करो ना तो Rn इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.529 है ना, n स्क्वायर बाई z, इतना क्या एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10। कितना होता है, 10⁻⁻10। ये एमस्ट्रॉन्ग का मतलब है क्या, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन्ग, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10। इतना क्या मीटर, इतना क्या मीटर, ठीक है। तो इतना जो है वो एक्चुअल में रेडियस तुम्हारे पास निकल कर आएगा। इसमें सारा का सारा वैल्यू जो है वो तुम्हारा नोन होना चाहिए। नोन मतलब पता होना चाहिए पहले से। एज का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 है ना, जूल सेकेंड, इतना वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू तुम्हें पता ही है, कितना, मैथ्स तो पढ़ते ही हो तुम लोग, 3.14। एम का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। फिर k का वैल्यू कितना होता है, तो k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सब याद होना चाहिए तुम्हें, यूनिट भी याद होना चाहिए। E का वैल्यू जो होता है, E का वैल्यू होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना सारा का सारा वैल्यू जो होता है वो होता है। इसको अगर तुम पुट कर दो तो आपके पास आएगा 0.529 × 10⁻⁻10। इसी को हमने एमस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में यहाँ पर शो कर दिया है, शो कर दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से तुम बोर्स रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सेम केस में तुम चाहो तो एनर्जी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी का हालांकि डेरिवेशन हमें नहीं देखना, तो एनर्जी का बस हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी देखो क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन किस में, तो इन nth ऑर्बिट, यानी कि nth ऑर्बिट में है ना इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कितना होगा, ये सिंपल फॉर्म में हमें बताना है। तो आ जाओ निकालते हैं nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगा। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे En, En इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -2π² m k² z² e⁴ डिवाइडेड बाई n² h², ठीक है। ये है आपका किसका, nth ऑर्बिट में कितना एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होता है, वो कितना एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके लिए ये सिंपल फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट है। वेयर जहां पर आपका क्या है, पाई का वैल्यू तुम्हें पता ही है, मास अभी देखना तुमने, k का वैल्यू देखा, z का वैल्यू देखा, यानी कि सारा का सारा वैल्यू जो है वो अभी तुमने देख रखा है। सबका वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो ये आता है -13.6 z² बाई n² z² बाई a² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है एनर्जी nth ऑर्बिट का,
है ना। nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है वो टोटल इतना प्रेजेंट होता है। रेडियस तो तुमने वहां पर नोट डाउन कर लिया था, एनर्जी को भी जो है वो तुम फटाफट से नोट डाउन कर लोगे। करो फटाफट से नोट डाउन। तो भाई जल्दी करो, तो बहुत लेट लगाते हो यार तुम लोग। कितना आया? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। उसके साथ साथ तुम्हारा जो इक्वेशन आया है एनर्जी का वो कितना है? -2 पाई स्क्वायर, है ना, एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 और के स्क्वायर, है ना, ऐसा आएगा, डिवाइड बाई एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। हो गया? हो गया? बोलो हो गया। चलो ठीक है, आगे चले। तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक्चुअल में कितना होता है रेडियस और कितना होता है एनर्जी। नेक्स्ट है कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल होता है वो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी को, है ना, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। जो इससे पहले वाले मॉडल जो थे, जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कतई एकदम बकवास मॉडल था वो। फिर रदरफोर्ड मॉडल, वो भी उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता था। नेक्स्ट है कि बोर्स थ्योरी हैज हेल्प टू कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज, ठीक है, जो एनर्जी होता है nth ऑर्बिट में वो कितना होता है? तो अभी तुमने रिलेशन निकाला था ना, En इक्वल्स टू क्या निकाला था तुमने? En इक्वल्स टू निकाला था -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। ये जो था वो एक्चुअल में तुम्हारा फॉर्मूला था। अब उसी के बारे में यहाँ पर अगेन तुम्हें पॉइंट आउट किया गया है कि मेन अचीवमेंट क्या थे, कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता था, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को बताता था जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। उसके साथ साथ लाइन स्पेक्ट्रम को हमें बताता था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे He+ और Li2+ के लिए। ठीक है, कर लिया नोट? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। यानी कि बोर्स मॉडल जो है इतना अच्छा खासा थ्योरी देने के बाद भी बहुत ही जल्द ये थ्योरी जो था वो गलत भी साबित हो गया। तो इसके पीछे रीजन क्या था? बोर्स एटॉमिक मॉडल को गलत होने के पीछे रीजन क्या था? आ जाओ उसी रीजन को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो थ्योरी था बोर्स एटॉमिक मॉडल, केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वर्क करता था। किस पे वर्क करता था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जो था वर्क करता था। एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो उस पे ये जो था कतई फेल हो जाता था, थोड़ा भी वर्क जो है वो नहीं करता था। ठीक है, उसके साथ साथ बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन के स्ट्रक्चर को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से बताता था। फिर उसके बाद है बोर्स थ्योरी कुड नॉट ऑफर एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है ये तुम अगर चाहो तो कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हो। मैं तुम्हें बस इतना हिंट दे देता हूं कि एक जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में डेविएट होता था और एक जो था जीमन इफेक्ट जो था वो मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट होता। ओ भाई साहब, मैंने तो बता दिया यार, है ना। देखो जीमन, अब बता दिया तो पूरा ही बता देता हूं। जीमन इफेक्ट का मतलब होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? डेविएशन शो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आया तो वो अपने मूवमेंट को चेंज कर देता है। ठीक है, उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपने डेविएशन को जो है वो इधर उधर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट क्या है? बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड। यानी कि बोर्स थ्योरी जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि एक एटम के पास एबिलिटी कैसे है कि वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करे जब वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो तो, है ना। तो कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा ये भी वो जो था वो नहीं बता पाता था। ठीक है, तो एकदम फटाफट से इसको तुम नोट डाउन कर लोगे, है ना, नोट डाउन इसको फटाफट से तुम कर लोगे। लिख लिया। चलें आगे चलें, बोलो आगे चलें। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास आता है वो आता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो एकदम डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है बहुत ही मजेदार है और यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्चुअल में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे के सारे पार्ट्स को देखेंगे कि क्या है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, क्या है डी ब्रॉगली इक्वेशन, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे जो है उसको देख सके। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसको तुम लोग।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। देखो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर का मतलब क्या है, ड्यूअल मतलब क्या होता है, दो, है ना, यानी कि दो टाइप के बिहेवियर ये शो करेगा, है ना। ड्यूअल बिहेवियर मतलब दो टाइप के बिहेवियर को ये शो करता है ड्यूअल बिहेवियर। कौन कौन सा बिहेवियर, तो एक जो होगा वो वेव नेचर को शो करेगा, वेव नेचर यानी कि वेव जैसा पार्टिकल शो करेगा, उसके साथ साथ ये पार्टिकल नेचर को शो करेगा। क्या शो करेगा, पार्टिकल नेचर को ये शो करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल बिहेवियर। जिसको सबसे पहले किसने देखा था, तो इसको सबसे पहले डी ब्रॉगली ने देखा था, जिसके कारण इसने इस इक्वेशन का नाम रख दिया डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, क्या था, इन्होंने बताया था कि कोई भी छोटे पार्टिकल्स हो या बड़े पार्टिकल्स हो, है ना, या इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, या फिर बड़े पार्टिकल्स हो, सारे के सारे पास दो टाइप्स का प्रॉपर्टी होता है, एक पार्टिकल वाला प्रॉपर्टी होता है, एक वेव वाला प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल बिहेवियर। तो देखो क्या है, डी ब्रॉगली इन 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle, है ना, like और wave like properties, मतलब पार्टिकल लाइक भी होगा और वेव लाइक प्रॉपर्टी भी उसमें प्रेजेंट होगा। दिस मीन्स दैट फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, मतलब सबके पास क्या होगा, दोनों नेचर होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा और उसके साथ साथ वेव नेचर जो है वो भी प्रेजेंट होगा। फ्रॉम दिस analogy de Broglie gave the following relation between wavelength and momentum, है ना, of a material particles। तो उनके बीच में क्या उन्होंने दिया था, एक रिलेशन दिया था, और रिलेशन क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी, है ना, h बाई एम भी, ये उन्होंने क्या दिया था, एक टाइप का रिलेशन दिया था, किसके बीच में, दैट इज वेवलेंथ, है ना, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, है ना, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम ही होता है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, है ना, h बाई पी, ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से तुम लिख सकते हो कि लैम्डा जो होता है वो इक्वल्स टू h बाई एम भी होता है, या लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी होता है, दैट इज मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों तरीके से तुम इसको जो है वो शो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये प्रॉब्लम किसी टाइप से हमें देखने को नहीं मिला होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इसी फॉर्मूले का अभी हम लोग जो है वो यूज करने वाले हैं। चलो फटाफट से नोट डाउन करो एक बार, नोट डाउन करो एक बार, फटाफट से नोट डाउन करो, चलिए नोट, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, वेवलेंथ बताना है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन्स का जो कि मूव कर रहा है इतना के स्पीड से। स्पीड यानी कि वेलोसिटी तुम्हें गिवन है जो कि है 2 × 10⁶, है ना, इतना क्या, मीटर पर सेकंड, इतना क्या, मीटर पर सेकंड। उसके साथ साथ इसका मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है क्या, मास होता है, क्या होता है, मास होता है। तो नाउ क्या निकालना है तुम्हें, तो फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा तुम्हें फाइंड आउट करना है। लैम्डा के लिए फॉर्मूला देखा था अभी तुमने, h बाई एम भी, h बाई एम भी, ये तुमने फॉर्मूला देखा था। h का वैल्यू तो तुम्हें पता है 6.6 × 10⁻34 बताया था ना हमने कुछ देर पहले हमने देखा था ना ये। ठीक है, मास कितना दिया है, मास दिया है दैट इज 9.1 × 10⁻31 इंटू v कितना दिया है, दैट इज 2 × 10⁻6। कितना सिंपल सा है भाई, कितना सिंपल सा है, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारे पास हाथ में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 6.6 × 10⁻34, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो आ जाएगा 18.2 इंटू, इसको तुम ऐड कर दो तो आ जाएगा 10⁻15, कितना आ जाएगा, 10⁻15। ठीक है, 10⁻25 है ना, एक सेकंड देना मेरे को टाइप, सॉरी, है ना, चलो कितना आ गया, -25 आ गया। ठीक है, माइक सही काम कर रहा है, हाँ एकदम सही काम कर रहा है। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है कि कितना होगा, है ना, कितना होगा, 18 है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां से अगर तुम इसको कैंसिल करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.3, है ना, 0.3। एक बार डिवाइड कर लूं मैं, क्या फोन से मैं डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, आएगा इतना ही, 0.3 के अप्रॉक्स ही आएगा। देख लेते हैं कितना आना चाहिए। कैलकुलेटर खुल जा भाई, कैलकुलेटर किधर है, कैलकुलेटर, कैलेंडर खोल रहा हूं मैं, बताओ। 6.6 डिवाइडेड बाई 18.2, 0.36 3626 ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है, इंटू 10⁻, देखो कितना होगा, इसको तुम ऊपर ले जाओगे, इसको तुम अगर ऊपर ले जाओगे, है ना, ऊपर ले जाओगे ना, 10⁻6 ही है ना, हाँ 10⁻6 है, 2 है, ठीक है 2 है,
इसको जब तुम ऊपर ले जाओगे तो ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस होकर हो जाएगा माइनस का 9। कितना हो जाएगा, माइनस का 9, इतना हो जाएगा। बोलो ठीक है ना, ठीक है ना, 34 35 9, हाँ ठीक है 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब पॉइंट को तुम एक डिजिट शिफ्ट कर दो तो यह आ जाएगा 3.626 इंटू 10 टू दी पावर। लेफ्ट जब तुम शिफ्ट करते हो पावर एक और माइनस में हो जाता है तो -10। इतना क्या लैम्डा निकाला है हमने, लैम्डा का वैल्यू इसमें मीटर में था तो ये इतना आ जाएगा मीटर। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हुआ है तो उसे तुम मैनेज कर लोगे, ठीक है। इधर उधर अगर कैलकुलेशन का कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो ठीक है, उम्मीद है कि सही ही हमने पुट किया है, बट अगर इधर उधर कहीं प्रॉब्लम होगा तो एक बार तुम उसे देख लोगे, है ना, उसे तुम एक बार देख लोगे, ठीक है। बाकी जो है इतना तुम्हें वैल्यू जो है इसका देखने को मिलेगा। आई होप कि तुम्हें ये क्लास जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस्ड, ठीक है। तुम चाहो तो इसको मैं होमवर्क लिख देता हूं, ये टाइम स्पैन के साथ तुम हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, है ना। इसका आंसर जो है वो क्या होगा ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एकदम बता देना इसका कि क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी ये 10 टू दी पावर -31 है ना, कितना होगा 10 टू दी पावर -31, है ना, कुछ इस टाइप से। बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस बार दिया है, यानी देखो क्या क्या दिया हुआ है। लैम्डा का वैल्यू तुम्हें दिया है 0.26 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 0.26 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर, है ना, ये हो गया नैनोमीटर का मतलब, ठीक है। उसके साथ साथ मास तुम्हें गिवन है, मास तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, है ना, वेलोसिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। फिर से अगेन वही फॉर्मूला तुम यहाँ पर लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/mv, क्या होता है h/mv, यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ सर यही होता है फॉर्मूला। ये वैल्यू तुम्हें दिया है, ये वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू भी तुम्हें दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। कमेंट सेक्शन में तुम बता देना कि इसका वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है, क्या निकल कर आ रहा है ये वैल्यू तुम हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि किसी टाइप्स का नोटिफिकेशन जो है वो तुमसे छूट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।